हेलो 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 गाइस। एक बार फिर से स्पोर्ट्स विद दैवत में आपका स्वागत है। 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस की बात करेंगे इस वीडियो में। बट पिछले 5 साल में एक भी ट्रॉफी नहीं आई है। 5 साल वो ट्रॉफी आई थी। 2020 में लास्ट आई थी मुंबई इंडियंस की ट्रॉफी। अब क्या वो 2026 में आने वाली है। रोहित शर्मा की टीम है, सूर्य कुमार यादव की टीम है और हार्दिक पांड्या कप्तान की टीम है। मयंक भाई जुड़ चुके हैं, कमेंटेटर मयंक भाई, आपका स्वागत है पहली बार चैनल पर। Thank you so much, David Bhai, for inviting me on this platform. And let's see what Mumbai Indians have in this season. पिछला सीजन काफी अच्छा गया था। देखना होगा इस बार कैसे वो सीजन और बेटर कर सकते हैं, या 6 साल के बाद ट्रॉफी आ सकती है मुंबई इंडियंस के लिए। लेट्स सी क्या होता है आगे। बिल्कुल बिल्कुल मयंक भाई, जिस तरह से मयंक भाई टीम तो इस बार अच्छी बनाए। काफी ऑक्शन में क्विंटन डिकॉक खरीद लिया, 1 करोड़ में वापस खरीद लिया क्विंटन डिकॉक को। इतनी सारी शॉपिंग नहीं की, बट जितनी भी शॉपिंग की है उतनी काफी अच्छी की है। तो आपको पूरी टीम कैसी लग रही है, आपको मुंबई इंडियंस की इस बार की? मुंबई इंडियंस की टीम पिछले साल ही काफी अच्छी लग रही थी मेगा ऑक्शन के बाद में। पर इस बार जो ट्रेड विंडो में काम किया है मुंबई इंडियंस ने, वो बेहतरीन काम किया है। शार्दुल ठाकुर को आप लेकर आए हो अर्जुन तेंदुलकर से रिप्लेस करके, और सिर्फ इतना ही नहीं, आपने मयंक मार्कंडे को भी वापस लेकर आए हो आप। आपके जो लेग स्पिनर थे 2018 के सीजन में, जिन्होंने पहले ही मैच में इतनी सारी हेडलाइंस बनाई थी अपने पहले ही मैच में, उनको आप वापस लेकर आए हो। ट्रेंट बोल्ट को आप पिछले ही सीजन लेकर आ गए थे, और विल जैक्स को भी आपने काफी मेहनत करके खरीदा था। कॉर्बिन बॉश को आप लास्ट ईयर एज अ रिप्लेसमेंट प्लेयर लेकर आए थे, और राज अंगद बावा शायद पिछले सीजन ही आ गए थे इस टीम में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल बिल्कुल। और शेफरिन रदरफोर्ड और दानिश मालेवार को भी इस बार आपने अपने बैटिंग यूनिट में ऐड किया है। सो काफी अच्छे नाम जुड़े हैं। और एक रघु शर्मा भी है, मोहम्मद इजहार है, इनके बारे में मैं उतना नहीं जानता। रघु शर्मा पंजाब के एक लेग स्पिनर है, और इनके साथ में मयंक रावत है इस बार। और मयंक रावत ने दिल्ली प्रीमियर लीग में काफी अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए थे। उसी की बदौलत मुंबई इंडियंस ने अब उन्हें अपने स्क्वाड में ऐड किया है। बढ़िया ऑलराउंडर है, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर है। और एक और ऑलराउंडर है अथर्व अंकुल लेकर, उनके बारे में मैं उतना नहीं जानता। सो काफी सारे नाम जुड़े हैं इस सीजन, नए नाम जुड़े हैं, और देखना होगा कैसी परफॉर्मेंस होने वाली है इस टीम की। बिल्कुल बिल्कुल, ऑल गुड टीम है मुंबई इंडियंस की। बट अब ट्रॉफी का समय है। तो हार्दिक के 2 सीजन तो हो चुके हैं। पिछले 2 सीजन से हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस में ही है, और वर्ल्ड कप में भी भाई तगड़ा फॉर्म है। जिस तरह से बैटिंग से हो, बॉलिंग से हो, क्या इस बार वो मुंबई इंडियंस के लिए वो कंसिस्टेंसी दिखा सकते हैं और एक्स फैक्टर वो हो सकते हैं मुंबई इंडियंस के लिए, मयंक भाई? मेरे ख्याल से देखिए, हार्दिक पांड्या किसी भी मैच में आपके लिए एक एक्स फैक्टर का काम करते ही है, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो, या फील्डिंग भी हो। फील्डिंग में इतने बेहतरीन कैचेस हमने देखे हैं पिछले 10 सालों में उनकी ओर से। सो वो 3D प्लेयर तो है ही, एक्स फैक्टर ऑब्वियसली है, क्योंकि उन वो जो काम करते हैं, शायद पूरी दुनिया में इस वक्त कोई ऑलराउंडर उतना अच्छा नहीं कर सकता। चाहे आप सैम करन कह लो, बेन स्टोक्स उतना T20 फॉर्मेट में या वाइट बॉल फॉर्मेट में उतने बेहतरीन नहीं दिखे हैं जितने वो टेस्ट में दिखे हैं ऑब्वियसली। सो उनके अलावा और कौन कौन है फिर? मार्कस टॉयनस है एक ऑस्ट्रेलिया से, है ना। कॉलिन डी ग्रैंड होम बीच में थे, जेम्स निशम है न्यूजीलैंड से। पर अगर आप इन सभी नामों को देखोगे, कोई उस लेवल पे मैच कर पाया है? शायद नहीं। आंद्रे रसल थे एक, अब आंद्रे रसल भी नहीं होंगे आईपीएल का पार्ट ना वर्ल्ड क्रिकेट में। सो आंद्रे रसल और हार्दिक पांड्या मैं कहूंगा सेम लीग के प्लेयर थे, अगर व्हाइट बॉल की स्पेसिफिकली हम बात करें। सो इस वक्त हार्दिक पांड्या के लेवल पे कोई खिलाड़ी नहीं है, और वो कैप्टन भी है इस टीम के पिछले 2 सालों से। सो देखना होगा कि क्या एज अ कैप्टन इस बार वो स्टेप अप कर पाएंगे,
इस बार क्या वो इतनी जो बड़ी बेहतरीन टीम मिली है, क्या उसके साथ इस बार एमआई टॉप 2 में फिनिश करेगी और क्या इस बार ट्रॉफी जीत पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल ऑब्वियसली बिल्कुल। हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी से आप ज्यादा बेहतर एक्सपेक्टेशंस रखते हो, पर वो डिपेंड करता है कि कौन सी सिचुएशन में वो बैटिंग करेंगे या बॉलिंग करेंगे। बाकी फील्डिंग की अगर बात करें तो फील्डिंग में तो उनके कभी कोई शक रहा नहीं है। तो देखना होगा इस बार क्या नई रिस्पॉन्सिबिलिटी या क्या नया रोल आता है हार्दिक पांड्या के लिए, क्या उनकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, या क्या हम सूर्य कुमार यादव को भी कुछ मैचेस के लिए कैप्टनसी करते हुए देख सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ हार्दिक। ये काफी मेरे ख्याल से ये एक चीज हमें शायद देखने को मिल सकती है मुंबई इंडियंस के लिए, क्योंकि 16 लीग मैचेस है, फिर हो सकता है 2 या 3 आपको प्लेऑफ के गेम्स खेलने पड़े। तो इतने इतने सारे मैचेस 2-2.5 महीने के अंदर आप हार्दिक पांड्या को अगर खिलाते हो तो कहीं ना कहीं उनकी बॉडी पे बहुत ज्यादा लोड पड़ेगा। सो देखता होगा यहाँ पे किस तरह से एमआई उनको मैनेज करती है। बिल्कुल बिल्कुल मयंक भाई, आपने बता दिया पूरा कि हार्दिक पांड्या को कैसे वो बैलेंस करने वाले मुंबई इंडियंस इस बार। पता चली जाएगा 29 तारीख को पहला मैच है। और फिर एक अपडेट कल आई थी, रोहित शर्मा पर अपडेट आई गई है कि महिला जयवर्धन चाय पे चर्चा हुई थी। तब महिला जयवर्धन ने बोला था 2025 में हम क्यों एज ए इम्पैक्ट प्लेयर खिला रहे थे रोहित शर्मा, क्योंकि वो इंजर्ड थे, इसलिए हम खिला रहे थे इम्पैक्ट प्लेयर। बट इस बार हम पूरे के पूरे 20 ओवर फील्ड पर रखेंगे रोहित शर्मा को और एज अ प्लेयर खेलने वाले, ये एक स्टेटमेंट महिला जयवर्धन खुद दिया है रोहित शर्मा के लिए। तो क्या लग रहा है मयंक भाई, इस बार रोहित शर्मा एज अ प्लेयर? रोहित शर्मा पिछले आईपीएल के बाद काफी फिट दिखे, काफी अच्छे फॉर्म में दिखे। जितने भी मैचेस उन्होंने खेले हैं वो ऑस्ट्रेलिया से लेके अब तक जो न्यूजीलैंड सीरीज रही है, न्यूजीलैंड सीरीज में उतने रन्स नहीं बने, बट स्टिल उन्होंने कंसिस्टेंसी दिखाई है। और काफी ज्यादा वेट लॉस किया है और काफी अच्छे फिजिक में भी है इस वक्त। सो फिटनेस लेवल पे तो रोहित शर्मा 10 on 10 दिख रहे हैं। सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना फील्ड पे बिताए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपका जो थिंक टैंक है उसके एक बहुत बड़े एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं उस थिंक टैंक में रोहित शर्मा। चाहे वो हार्दिक हो, सूर्या हो, बुमराह हो, लेकिन इन सबको एक बंदे की तरफ ही देखते हैं जब भी ये सब ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि जहाँ इन्हें एक अच्छे खिलाड़ी की एडवाइस होती है, वो होते हैं रोहित शर्मा। सो रोहित शर्मा का फील्ड पे होना एमआई के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कभी कभी होता है कि आपको ऐसे कुछ टैक्टिकल चेंजेस करने होते हैं फील्डिंग के टाइम पे, कि कौन से बॉलर को कब लाना है, कौन से बॉलर को कब यूज करना है। सो ये सारी चीजें आपको कभी कभी एडवाइस लगती है ऐसे खिलाड़ी की, और वो खिलाड़ी सिर्फ रोहित शर्मा ही हो सकता है पूरे इंडिया में या वर्ल्ड क्रिकेट में जो आपको ऐसे टाइम पे एक सही एडवाइस दे सकता है। सो ऑब्वियसली रोहित शर्मा को 20 ओवर बिल्कुल खड़े रहना चाहिए फील्ड पे, और टीम के लिए बहुत जरूरी खिलाड़ी है वो। चाहे बिल्कुल वो रन्स बनाए या ना बनाए, पर उनका जो ब्रेन है, जैसे हम एमएस धोनी के ब्रेन की बात करते हैं, वैसे ही रोहित शर्मा भी एक बहुत प्रोएक्टिव प्लेयर है, और उनकी उनकी एडवाइस की, उनकी यू नो एक्सपीरियंस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी एमआई को इस साल फील्ड पे अगर ट्रॉफी उठानी है तो। बिल्कुल मयंक भाई, तो आप रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग में कौन देख रहे हो, क्विंटन डिकॉक या फिर रियान रिकल्टन? इस वक्त मैं पहली चॉइस में क्विंटन डिकॉक को देख रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं क्विंटन डिकॉक आपको कंसिस्टेंटली रन्स बना कर देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इतने बड़े टूर्नामेंट में। और ऑब्वियसली 16 लीग मैचेस है, तो कहीं ना कहीं रायन रिकल्टन या रॉबिन मिन्स को भी अपने मौके मिलेंगे, पर मेरे लिए फर्स्ट चॉइस क्विंटन डिकॉक होंगे एज अ विकेट कीपर बैटर, क्योंकि वो विकेट कीपर भी हैं, अच्छे बैटर हैं, और कंसिस्टेंटली रन भी बनाते हैं और ओपन भी करते हैं। सो काफ़ी एक अच्छी जोड़ी भी रही है रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक की। इन दोनों की जोड़ी की बदौलत कहीं ना कहीं अच्छे स्टार्ट्स मिले हैं मुंबई इंडियंस की टीम को, और लगातार 2 बार जो ट्रॉफीज उठाई है मुंबई इंडियंस की टीम ने, वो इन दोनों खिलाड़ियों का भी काफ़ी योगदान रहा है उसमें। सो मेरे लिए फर्स्ट चॉइस अभी तो क्विंटन डिकॉक है, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। रिसेंट फॉर्म भी है,
और बिल्कुल उसी के साथ में कॉम्बिनेशन मेरे अकॉर्डिंग ये बेटर है इस वक्त। बिल्कुल, कॉम्बिनेशन पर तो हम बेटर। रायन रिकल्टन को भी काफी मैचेस खेलते हुए देखेंगे, ये मुझे लगता है सर। बिल्कुल, कॉम्बिनेशन तो बेटर ही लगता है। बट मिडिल ऑर्डर की बात करें तो सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा दिख सकते हैं, हार्दिक पांड्या भी देख सकते हैं, स्टेफन रदरफोर्ड भी देख सकते हैं। तो अब इन पर आप कैसा लग रहा है, ये कितना इंपॉर्टेंट रोल करने वाले हैं ये चारों? सो इस वक्त अगर हम देखें तो सबसे पहली बात, क्या विल जैक्स आपको नंबर 3 पर दिख सकते हैं? क्या ये हो सकता है? क्योंकि एक स्पिनर भी है और काफी एक्सप्लोसिव बैटर है। इंग्लैंड के लिए उन्होंने 6-7 नंबर पर बल्लेबाजी की है इस बार T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन मुंबई इंडियंस ने उन्हें प्रमोट किया है 3 नंबर। टॉप 3 में। सो देखना होगा क्या इस बार भी वो उन्हें टॉप 3 में प्रमोट करने वाले हैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉल रहेगा। हम्म। सो क्योंकि अब आप 4 खिलाड़ी ओवरसीज रखोगे, सो ट्रेंट बोल्ट ऑब्वियसली आपके वो पहली चॉइस होंगे अगर आप 4 खिलाड़ी अपने स्क्वाड में से अगर चूज करना है। तो फिर आप रायन रिकल्टन और क्विंटन डिकॉक में थोड़ा सा आपके मन में अगर संदेह है तो क्विंटन डिकॉक मेरी फर्स्ट चॉइस है। अब 2 स्पॉट्स बचे, क्या मैं शेफरन रदरफोर्ड को खिलाऊं या मैं विल जैक्स को खिलाऊं? इस वक्त मेरे मन में भी यही सवाल है। तो मैं विल जैक्स को खिलाना पसंद करूंगा। नंबर 3 और 4 की जो पोजीशन है वहां पे मैं तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव को रखना चाहूंगा इस वक्त, जो मेरी प्रेफरेंस है। फिर मैं 5 नंबर पे हार्दिक पांड्या को बैटिंग कराना चाहूंगा, क्योंकि मैं उस खिलाड़ी को ज्यादा से ज्यादा बॉल फेस करते हुए देखना चाहूंगा, क्योंकि जितनी ज्यादा वो खिलाड़ी बॉल फेस करेगा उतने ही ज्यादा आपको छक्के और चौके देखने को मिलेंगे। और इस वक्त T20 कम्प्लीटली डेटा, क्रिकेट इस वक्त डेटा ओरिएंटेड हो चुका है। सो आप डील इसी तरह करते हो कि कौन से वो खिलाड़ी हो सकते हैं जो ज्यादा से ज्यादा आपके लिए बाउंड्रीज स्कोर कर सकते हैं कंसिस्टेंटली। तो मेरी प्रेफरेंस इस वक्त हार्दिक पांड्या है नंबर 5 पे। सो बिल्कुल। नंबर 6 और नंबर 7 पर फिर कौन हो सकता है, ये एक सवाल उठ रहा है इस वक्त। सो अगर ऑलराउंडर्स की बात करें तो ऑलराउंडर्स में फिर मयंक रावत है, नमन नमन देव। धीर है, राज अंगद बावा है, शार्दुल ठाकुर है, विल जैक्स है, कॉर्बिन बॉश है। मिचेल सो सेटनर भी है। हाँ, मिचेल सैंटनर भी है। और मिचेल सैंटनर इस वक्त जो सीरीज हो रही है न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की, उसमें 5 नंबर पर आकर बैटिंग कर रहे हैं अबव जिमी नीशम। सो यहाँ पे कॉल लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा वो खिलाड़ी हो सकता है जो नंबर 6 पर आपके लिए कंसिस्टेंटली छक्के चौके मार के रन बना सकता है। मेरी प्रेफरेंस ये है कि विल जैक्स को नंबर 6 पर आना चाहिए। शेफरिन रदरफोर्ड क्या फर्स्ट चॉइस हो सकते हैं विल जैक्स की जगह? ये मेरे लिए थोड़ा इस वक्त मतलब, क्योंकि शेफरन रदरफोर्ड फॉर्म भी ला रहे हैं, तो क्या मैं शेफरन रदरफोर्ड और विल जैक्स दोनों को खिला सकता हूँ? फिर मिचेल सैंटनर की जगह नहीं बनेगी टीम में, फिर आपको मयंक मार्कंडे या फिर रघु शर्मा को टीम में खिलाना पड़ेगा एज एन स्पिनर। विल जैक्स आपके लिए 1-2 ओवर्स डाल सकते हैं, पर क्या अब मैं दोनों को खिला सकता हूँ? शायद इस वक्त नहीं। मैं विल जैक्स और मिचेल सैंटनर के साथ जाऊंगा। नंबर 6 पर विल जैक्स, नंबर 7 पर कौन सा खिलाड़ी हो सकता है? क्या वो नमन नमन धीर होंगे? देव। क्या वो शार्दुल ठाकुर, मयंक रावत? मेरी चॉइस मयंक रावत हो सकते हैं, क्योंकि बैटिंग पिचेस उनको सूट कर सकती है, काफ़ी अच्छी बैटिंग करते हैं, स्पिनर भी है। सो वो एक ऑप्शन भी ऐड हो जाता है उस टीम में। सो मेरे ख्याल से इस वक्त नंबर 6 पर मयंक रावत, नंबर 7 पर विल जैक्स, देखना होगा दोनों में से कौन ऊपर बैटिंग करता है। तो ये मेरी टॉप 7 है बैटिंग वाइज। बिल्कुल। और मयंक भाई, मिचेल सेटनर, अल्लाह गजनफर, बाद में विल जैक्स और मयंक मार्कंडे, ये चार में से कौन खेल सकता है स्पिन में? मेरे ख्याल से विल जैक्स तो खेलने चाहिए फर्स्ट 11 में आपकी। फिर उसके बाद में सैंटनर को मैं नंबर 8 या नंबर 9 पर बैटिंग कराऊंगा। क्या मैं रॉबिन मिन्स को नंबर 7 या नंबर 8 पे बैटिंग करा सकता हूँ, ये देखना होगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास कौन कौन है ऑप्शंस में। हार्दिक पांड्या एक ओपनर है, टॉप 5, सॉरी ऑलराउंडर है टॉप 5 में। फिर उसके बाद विल जैक्स है दूसरा ऑप्शन। अब मैं कोशिश करूंगा कि 4 मुझे प्रॉपर बॉलर्स मिले, इंक्लूडिंग द इम्पैक्ट प्लेयर।
उसमें मैं शार्दुल ठाकुर को नंबर 8 पर बल्लेबाजी करते हुए देखना चाहूंगा। ओके, सो शार्दुल ठाकुर नंबर 8 पर, नंबर 9 पर मिचेल सैंटनर, नंबर 10 पर बुमराह, नंबर 11 पर बोल्ट। सो 12वां जो इम्पैक्ट खिलाड़ी होगा वो कौन हो सकता है? क्या आप एक बैटर ऐड करोगे या फिर आप जरूरत पड़ने पर एक बॉलर ऐड करोगे, ये देखना होगा। सो राज अंगद बावा में भी एज एन ऑलराउंडर वो आपको ऑप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपको बुमराह की या बोल्ट की बैटिंग की जरूरत नहीं है, तो आप उनको एज एन इम्पैक्ट प्लेयर इंट्रोड्यूस कर सकते हो सेकेंड इनिंग्स में, या फिर फर्स्ट इनिंग्स में आप उनकी बॉलिंग सर्विसेज ले लीजिए, बाद में आप एक बैटर, प्रॉपर बैटर आप लेकर आ सकते हो इन केस ऑफ तिलक वर्मा। और रोहित शर्मा तो शायद पूरा टाइम फील्ड पे रहेंगे, एज तिलक वर्मा को भी मैं पूरा टाइम फील्ड पे देखना चाहूंगा, जितने अच्छे वो फील्डर है। तो फिर बाहर कौन बैठेगा, वो एक सवाल उठता है। इम्पोर्टेंट तो कॉल होगा वो। सो अभी काफी सारे सवाल है फर्स्ट 11, क्योंकि मुंबई जैसे स्क्वाड में आप फर्स्ट 11 इतना श्योर शॉट 11 हाँ, नहीं बना सकते, मतलब क्योंकि आप इतना हैवी स्क्वाड है इस बार। मतलब आपको कहना पड़ेगा कि आप अच्छे हो, बट आपको हम खिला नहीं पा रहे हैं, ऐसा आपको किसी को कहना पड़ेगा। कितनी अच्छी स्क्वाड है मुंबई इंडियंस की। अब देखिए, नमन धीर है फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, राज अंगद बावा है, शार्दुल ठाकुर है, ये इंडियन, सिर्फ इंडियंस की बात कर रहा हूँ इस वक्त में, कॉर्बिन बॉश भी है। सो अब नमन धीर, हार्दिक पांड्या और राज अंगद बावा, शार्दुल ठाकुर, ये तो आपके सिर्फ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स है, वो भी इंडियन। फिर अगर आप स्पिनिंग ऑलराउंडर्स को भी नाम लोगे तो मयंक रावत का एक ऑप्शन आपके पास में है, और फिर अथर्व अंकोलकर भी है। अथर्व के बारे में मैं उतना तो नहीं जानता हूँ इस वक्त। तो इतने सारे ऑप्शन, आप किस किस को खिला सकते हो वो भी सोचो ना। बिल्कुल अब जो बिल्कुल। आपकी जो फर्स्ट 11 है, आप सबसे पहले तो उनको खिलाओगे जो महिला जयवर्धन और हार्दिक पांड्या का डिसीजन होने वाला हम्म। है। अब इसके बाद में अगर मान लीजिए इन केस ऑफ इंजरी, तो आपके पास इतने सारे रिप्लेसमेंट है, वो एक बहुत अच्छी बात है मुंबई इंडियंस की। सो रिप्लेसमेंट। मतलब अब मैं नमन धीर को खिलाऊं या राज अंगद बावा को खिलाऊं या शार्दुल ठाकुर को खिलाऊं, ये एक बहुत एक मीठा सिरदर्द है। दीपक चहर है जिनका अभी तक हमने नाम नहीं लिया एक बार भी। सो हम्म। मैं दीपक चहर को भी देखना चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा नई बॉल के साथ में। ट्रेंट बोल्ट और दीपक चहर मेरे ख्याल से एक डेडली कॉम्बिनेशन हो सकता है। और आप फिर हार्दिक पांड्या को भी ऐड कर दो तो आपके 6 ओवर तो पावर प्ले में बहुत अच्छे हो जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि वही 3 ओवर आप दीपक चहर से अपफ्रंट डलवा सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है पावर प्ले में। और फिर हार्दिक पांड्या और ट्रेंट बोल्ट तो है ही। सो आपकी फास्ट बॉलिंग कंप्लीटली सॉर्टेड है, साथ में शार्दुल ठाकुर है, बुमराह है। अब इतने सारे आपके फास्ट बॉलर्स है, आप किस किस को खिलाओगे? सो मेरे लिए 90 फर्स्ट 11 चूज करना इस वक्त काफी मुश्किल है। 90 ऑप्शन है। ट्रेंट बोल्ट है, मयंक मार्टिन, अश्विनी कुमार, अल्लाह गजनफर, दीपक चहर, रघु शर्मा, मोहम्मद इजाक और जसप्रीत बुमराह। तो मयंक भाई कितने आप खिला रहे हो पेसर प्लेइंग 11 में अभी जितने बच्चे हैं आपके स्लॉट में? तो और कितने ओवर आप अगर बुमराह अगर 6 ओवर से बाद में अगर बॉलिंग करेगा तो अच्छा होगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, हाँ, दीपक चहर है, ट्रेंट बोल्ट है और देखिए, हार्दिक पांड्या है। मैं 1 ओवर 10वां या 12वें ओवर के बीच में, 10 से 12 ओवर के बीच में 1 ओवर बुमराह से डलवाऊंगा और 2 ओवर उनके एंड के लिए बचा के रखूंगा। इन केस आपका ऑपोजिशन अंडर प्रेशर है तो वहां पे बुमराह को शुरुआत में पहले 10 ओवर में 1 ओवर उस सिचुएशन में डलवाऊंगा। मैं स्पेसिफिक कोई 1 ओवर नहीं डलवाऊंगा कि आपको नई बॉल ही डालनी है, या फिर मैं बुमराह से कहूंगा आप रेडी रहो, आपकी जरूरत कभी भी पड़ सकती है। सो ये मेरा कॉल होगा बुमराह को लेकर, क्योंकि वो जो एक्स फैक्टर है उस खिलाड़ी में, जो क्वालिटी उस खिलाड़ी की गेंदबाजी में, वो किसी गेंदबाज में इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में नहीं है, तीनों फॉर्मेट में। सो बुमराह ऐसे है खिलाड़ी जिनको आप किसी भी सिचुएशन में लेकर आइए, वो विकेट्स आपको लेकर देंगे या रन्स रोक कर देंगे, क्योंकि आपके पास ट्रेंट बोल्ट का ऑप्शन है, हार्दिक पांड्या, दीपक चहर है, तो आपके पहले 6 ओवर तो काफी अच्छे जाने ही वाले हैं। फिर आपको स्पिनर्स, अगर स्पिन फ्रेंडली पिच है तो आप स्पिनर कौन से ला सकते हो, उस हिसाब से मैं बुमराह के 4 ओवर सेट करके चलूंगा। तो
तो इस वक्त ये काफी एक मीठा सा सिर दर्द है। फिर अश्विनी कुमार भी है आपके लेफ्ट आर्म पेसर, काफी अच्छा और किया था में। हाँ, तो अब शार्दुल ठाकुर है, अश्विनी कुमार है, दीपक चहर है, आप किस किस को खिलाओगे? मेरे लिए तो अभी से प्लेइंग 11 बनानी, क्योंकि सारे प्लेइंग 11 में खेलना डिजर्व करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सो इस वही है वक्त मेरे सौ लिए, अब अगर मुझे आप कहोगे कि कौन से वो 4 फास्ट बॉलर्स हो सकते हैं, तो दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर, ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह। इन केस ऑफ मुझे इंजरी रिप्लेसमेंट चाहिए तो फिर मैं अश्विनी कुमार को लेकर आऊंगा। सो बिल्कुल सो ये हमारे 4 फास्ट बॉलर्स है, इंक्लूडिंग द इम्पैक्ट प्लेयर। मैं प्लेइंग 11 तो नहीं, प्लेइंग 12 बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। शार्दुल हाँ ठाकुर और दीपक चहर को आप प्लेइंग 11 में रखोगे, क्योंकि डाउन दी ऑर्डर इन केस आपको छक्के मारने की जरूरत पड़ी तो ये भी वो काम काफी अच्छे से कर सकते हैं। सो आपकी ये बैटिंग बहुत डेप्थ भी देंगे ये खिलाड़ी, मिचेल सैंटनर भी है। सो ऐसा हो सकता है कि इस बार मुंबई इंडियंस की जो बैटिंग है वो नंबर 10 तक आपको देखने को मिल जाए, बिल्कुल क्योंकि नंबर 8 पर आप दीपक चहर खिला दो, नंबर 9 पे आप शार्दुल ठाकुर खिला दो, नंबर 10 पे आप मिचेल सैंटनर खिला दो, नंबर 11 पे बोल्ट या बुमराह, जिसका मन होगा उस दिन बैटिंग करने का वो आके कर सकता है। और इतनी जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है बैटिंग की मेरे ख्याल में। सो सो डेफिनेटली एक डेंजरस साइड तो है मुंबई इंडियंस, पिछले सीजन भी थी, इस सीजन भी है। देखते हैं अब क्या होता है। डेंजरस साइड तो है, मतलब आप ऐसे बता रहे हो तो ऐसे तो 10वें तक बैठे होंगे, और ट्रेंट बोल्ट भी बैटिंग करते ही यार, बहुत सीजन में हाँ, देखते हैं आप ट्रेंट बोल्ट उनको ने। हार्दिक पांड्या का बैट दे दो तो बढ़िया छक्के मारते हैं। एमएस अकाउंट से बैटिंग की थी एक बार, दिखा था। तो मयंक भाई तो क्या लग रही है प्लेइंग 11 आपकी, बता दो यार ऑडियंस को यार, आपकी तरफ से सो टफ मैं सवाल है। मैं जब भी ट्राई करता हूँ मैं नीचे से प्लेइंग 11 बनाता हूँ। सो बोल्ट और बुमराह फर्स्ट चॉइस बॉलर्स की, फिर दीपक चहर नई बॉल से, और शार्दुल ठाकुर, क्योंकि शार्दुल ठाकुर भी एक एक्स फैक्टर खिलाड़ी है। सो ये 4 मेरे फास्ट बॉलर्स हो गए, प्लस मिचेल सैंटनर। ये मेरे 5 प्रॉपर बॉलर हो गए। अब इसके साथ में विल जैक्स और हार्दिक पांड्या, ये 2 ऑलराउंडर्स भी हैं हमारे पास। तो एक स्पिन का ऑप्शन भी दे दिया विल जैक्स ने, और साथ में हार्दिक पांड्या की बैटिंग हो गई। सो ये आपके अब बचे आपके टॉप 5। हम्म सो अब आपके 5 बल्लेबाज कौन हो सकते हैं प्रॉपर? रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक, तिलक हम्म वर्मा, सूर्य कुमार यादव। अब मुझे ऐसा एक बल्लेबाज चाहिए जो हार्दिक पांड्या की तरह छक्के मारने का दमखम रखता हो, ठीक है। अब पर प्रॉब्लम ये है कि अब यहाँ पे मेरे चारों ओवरसीज कोटा के खिलाड़ी हो चुके हैं, क्विंटन डिकॉक, विल जैक्स, मिचेल सैंटनर और ट्रेंट बोल्ट। अब यहाँ पे शेफरिन रदरफोर्ड को ऐड करना मुश्किल है, क्योंकि वो ओवरसीज खिलाड़ी है। तो रॉबिन मिन्स ऐसे खिलाड़ी हो सकते हैं जो लंबे लंबे छक्के मारकर दिखाएं हमें इस सीजन। या फिर नमन धीर का भी आपको एक ऑप्शन है, अगर आपको पूरा एक ऑलराउंड पैकेज चाहिए तो नमन धीर है या मयंक रावत है। इन तीनों में से कोई एक होगा। फर्स्ट चॉइस मुझे ऐसा लग रहा है कि मुंबई की टीम नमन धीर के साथ जाएगी, पर मैं फर्स्ट चॉइस इस बार मयंक रावत को देखना चाहूंगा, क्योंकि छोटा ग्राउंड होता है मुंबई का, और वो दिल्ली में खेले हैं मोस्टली अपना क्रिकेट, से दिल्ली का ग्राउंड भी उतना ही साइज है जितना वानखेड़े का साइज है। तो वहां पे अगर आप 8 मैचेस खेल रहे हो तो मयंक रावत जैसा खिलाड़ी वो आपके लिए काम कर सकता है, जिसको आप लाइसेंस दे दो कि आपको जाना है और बस छक्के मारने हैं, तो वो काफी अच्छे से कर सकता है, ये मेरा मानना है। या फिर रॉबिन मिन्स को भी अगर आप भेजते हो तो वो खिलाड़ी भी ये काम आपके लिए काफी अच्छे से कर सकता है। और काफी सालों से रॉबिन मिन्स पे इन्वेस्ट किया है मुंबई की टीम ने। खेलते हुए नहीं दिखे अनफॉर्चुनेटली हमें, क्योंकि उनका एक एक्सीडेंट हो गया था कुछ सालों पहले, जब मुंबई की टीम ने उन्हें खरीदा था। एक बार एक कहानी काफी फेमस है कि रांची के एयरपोर्ट पे जब MS धोनी थे वहां पे, वो रॉबिन मिन्स के मम्मी पापा से मिलते, उनके पापा उनसे कुछ बात करते, तो MS धोनी कहते हैं कि आप टेंशन मत लो, कोई ना कोई टीम आपके लड़के को जरूर खरीदेगी इस साल। और वैसा ही हुआ, मुंबई की टीम ने उसी सीजन में रॉबिन मिन्स को खरीदा था, पर अनफॉर्चुनेटली उनका एक्सीडेंट हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने रिकवरी की, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफीज में कुछ अच्छी पारियां भी खेली इस साल उन्होंने, और विनिंग टीम का भी हिस्सा रहे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में। सो मैं
उम्मीद रख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं 5-6 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए हमें रॉबिन मिंस दिखेंगे और काफी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी तरफ से या मयंक रावत की तरफ से आएगी। अब नमन धीर के लिए एक बात ये होती है कि वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, तो शायद इन केस जहाँ पे आपको फास्ट बॉलर की जरूरत पड़ेगी आप नमन धीर को लेकर आओगे, जहाँ पे आपको एक स्पिनर की जरूरत पड़ सकती है आप मयंक रावत का ऑप्शन अवेलेबल रखोगे, ये मेरा मानना है। बिल्कुल मयंक भाई। तो मयंक भाई लास्ट क्वेश्चन, क्या लग रहा है टॉप 4 टॉप 2, क्या लग रहा है, क्या आपकी क्या अगर अगर प्रेडिक्शन? इतने अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ में मुंबई इंडियंस टॉप 2 में फिनिश नहीं करती है तो ये बहुत बड़ा अपसेट हो सकता है। मेरी एक्सपेक्टेशन है टॉप 2 में आप फिनिश कीजिए और 6 ट्रॉफी जीतिए, क्योंकि इससे अच्छा स्क्वाड मुझे नहीं लगता कि मिल सकता है इस साल और अगले साल। ये अगले 2 सालों में सेम स्क्वाड रहे अगर इस टीम के पास, तो ये टॉप 2 में फिनिश कर सकती है और एक नहीं 2 ट्रॉफी भी जीत सकती है। सो अगर इससे कम मुंबई इंडियंस देख रही है तो फिर ये मुंबई इंडियंस का लॉस है, क्योंकि इतनी अच्छी टीम आपके पास है, इतने अच्छे खिलाड़ी आपके पास है, आपने अपना 80% कोर जो पहले का था आपका 6 साल पहले, वही 80% कोर अब आप लेकर आ चुके हो, तो क्यों नहीं आप ट्रॉफी जीतना चाहोगे, मैं ये कह रहा हूँ। सो ऑल द बेस्ट टू मुंबई इंडियंस और आई होप कि इस साल वो ट्रॉफी आ रही है, और सिर्फ इस साल नहीं अगले सीजन में भी, 20वें सीजन में भी। सो लेट्स सी क्या होता है मुंबई इंडियंस के साथ में। बस स्टार्ट जो डिले स्टार्ट होता है मुंबई इंडियंस का इस बार वो ना हो, जल्द से जल्द जीते मैचेस और जल्द से जल्द टॉप 2 में फिनिश करें, ताकि वही मुंबई के जो फैंस हैं जो पिछले 5-6 सालों से वेट कर रहे हैं वो वेट अब खत्म हो। वही मयंक भाई, 29 तारीख को पहला गेम है, क्या 2012 के बाद हम पहला मैच जीत पाएंगे? मुंबई इंडियंस पहला मैच तो वो हारती है ऑलवेज। मतलब मराठी में कहते हैं मुंबई वाले कि पहला मैच भगवान के नाम पर हम ये वाला, ये वाला मतलब। हाँ। सो पहला मैच हम भगवान को अर्पण करते हैं, बाकी पूरा सीजन हमारा होता है। सो वो एक देखिए आखिरी जीते थे आप 2012 में, पर जब से आप पहला मैच हारना चालू किए हो तब से आपके पास 5 ट्रॉफीज आ गई है 7 सालों के अंदर। तो क्यों नहीं, मतलब क्यों नहीं आप मतलब एक वो है ना कि आप ठीक है कि आप दे दो भगवान को पहला मैच, भगवान के सामने अर्पण कर दो, फिर पूरा सीजन आपका है, 15 मैचेस उसके बाद में आपके पास। तो बहुत मतलब अगर 15-16 मैचेस में से अगर विन की बात करें तो आपको कम से कम 10 से 11 मैचेस जीतने होंगे अगर टॉप 2 में फिनिश करना है। तो हर एक मैच इस सीजन इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि डायनामिक्स चेंज हो गए। 16 मैचेस हैं अगर, तो बहुत 8 मैचेस घर पर 8 8। होम गेम्स हैं, तो पहला ही होम गेम आपको मिल रहा है, पहला ठीक है। मैच होम गेम आपका। सो जीतना चाहिए केकेआर, क्योंकि इस वक्त अपने 100% पर नहीं उतरेगी, क्योंकि पतिराना के इंजरी कंसर्न्स है, उसकी जगह ब्लेसिंग मुजरबानी आ चुके हैं, जिन्हें मुंबई का बाउंस शायद उतना अच्छा लगेगा, क्योंकि उनको श्रीलंका कोलंबो में हमने देखा कि जितना ज़्यादा बाउंस पिच से वो मिल रहा था उन्हें, और जितना वो और एक्सट्रैक्ट कर पा रहे थे बाउंस, उन्हें काफ़ी हेल्प मिली है। तो देखना होगा क्या ब्लेसिंग मुजरबानी उनकी जगह खेलेंगे, पतिराना या मुस्तफिजुर रहमान की जगह, या फिर कोई और खिलाड़ी होंगे जो आपके फास्ट बॉलिंग यूनिट का हिस्सा होंगे शायद। इफ आई एम नॉट रॉन्ग उमरान मलिक भी केकेआर के स्क्वाड में। इमरान मलिक भी सो क्या स्पॉट। हाँ, सो इमरान उमरान मलिक और ब्लेसिंग मुजरबानी एक डेडली कॉम्बो हो सकता है केकेआर और के लिए। हर्षित राणा भी नहीं है रिप्लेस, हर्षित हर्षित राणा। राणा नहीं है, पतिराना नहीं है, मुस्तफिजुर नहीं है। सो ये 2 खिलाड़ी, उमरान मलिक के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप एज ए लीडर ऑफ द पैक खेल के दिखाओ इस साल। और जो काफी समय से आपके बारे में बातें हो रही थी कि आप 150 की स्पीड पर डाल सकते हो, सो इस बार विकेट्स लेके वो प्रूव भी करने का अच्छा मौका है। सो ऑब्वियसली 100% पर नहीं है केकेआर, लेकिन मौका इस वक्त काफी अच्छा है मुंबई के पास पहला मैच जीतने का, पर केकेआर के पास भी एक अपसेट करने का मौका है। मैं मैं तो यही कहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सो
लेट्स होप कि मुंबई अपना पहला मैच जीते, या फिर पहला मैच उन्हें भगवान को अर्पण करना है तो वो भी ठीक है। 15 मैचेस और है आपके पास जीतने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल मयंक भाई, तो थैंक यू सो मच मयंक भाई, आपका जुड़ने के लिए इतना समय निकाल कर आप आए पहली बार। तो मयंक भाई थैंक यू सो मच फॉर द ऑल सपोर्ट एंड होप मुंबई इंडियंस जीते। तो अगर आप ऐसे ही नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मयंक भाई का भी चैनल है और इंस्टाग्राम है, तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनको भी चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हो मयंक भाई का। मयंक भाई आपका चैनल का नाम बता सकते हो? स्नीकोमीटर 2.0। बिल्कुल, तो स्निकोमीटर 2 पर आप जा सकते हो। मयंक भाई यहाँ पर लाइव करते हैं और डेली क्रिकेट कंटेंट अपलोड करते हैं, तो मयंक भाई का चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो और सपोर्ट मयंक भाई को भी कर सकते हो। तो मयंक भाई थैंक यू सो मच, यहाँ तक ही छोड़ जाते हैं सबको। यस, थैंक यू सो मच देवित भाई फॉर इनवाइटिंग। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच मयंक भाई। तो गाइस ये कुछ बात हुई मुंबई इंडियंस की, तो आपको यहाँ पर ही छोड़ जाते हैं, अगले पार्ट में आपको मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं। लंबा हो चुका है पार्ट बट कोई बात नहीं, बहुत मजा आएगा, आप एंड तक देखना ये वीडियो। बहुत अच्छी बात हुई मयंक भाई के साथ, मयंक भाई अच्छे कमेंटेटर है, तो मयंक भाई के साथ बहुत अच्छी बात हुई है। तो आप ये वीडियो मिस करना मत भूलना दोस्तों। तो टेक केयर, बाय बाय, मुंबई मेरी जान, ऑल द बेस्ट। और ये सीजन अपना ही होगा, आप किसी भी टीम को सपोर्ट करो, बट मैं तो मेरी टीम को ही सपोर्ट करूंगा, मुंबई को। तो इसके साथ स्पोर्ट्स विद दैवत आपके लिए इजाजत देता है, आपको यहाँ तक छोड़ जाते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सब खैर।